हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार CGPSC ABCD में। ये जो है जो हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या फिर कह लीजिए विद्युत धारा का जो मॉर्निंग वाला टेस्ट हो चुका, मॉर्निंग में जो क्विज़ वो हो चुका, उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से खेले होंगे और आपका भी बहुत अच्छे से बना होगा और तैयारी भी ठीक से हुई होगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी कुछ भी थ्योरी पार्ट है उसको भी मैं कवर करते चल रहा हूँ। इसलिए जो वीडियो है थोड़ा लेंदी हो गया था, 1 घंटे के आसपास का वीडियो बन गया था। ठीक है, तो अब कोशिश करूँगा कि बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए हम लेट ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अभी के लिए आपका कि एक फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जैसे कि हमको पता है कि जितने भी हमारे घर में जो अप्लायंस होते हैं, जितने भी उपकरण लगे होते हैं, उनके साथ साथ एक फ्यूज तार लगा होता है। ठीक है, उसका किस लिए लगाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए, उसका कौन सा सही आंसर होगा आप कमेंट में बताएंगे। हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, या फिर अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना, या किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाना। इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि फ्यूज तार क्या करता है, क्योंकि फ्यूज तार की प्रॉपर्टी यही होती है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक टीवी लगा है हमारा, ठीक है, तो इस टीवी के जो कनेक्शन के साथ यहाँ पे एक फ्यूज तार लगा होगा अंदर में। ठीक है, फ्यूज तार का क्या काम होता है कि जैसे ही अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, जैसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा तो क्या करता है वो, क्योंकि उसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। क्या बोल रहा हूँ कि प्रतिरोध उच्च और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक निम्न होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा धारा प्रवाहित होते ही वह गर्म होकर आसानी से टूट जाता है और जो हमारा उपकरण है उसको सुरक्षित रखने में मदद करता है। ठीक है, मतलब विद्युत परिपथ को तोड़ने में वो मदद करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है। कैसी धातु से बनी होती है जो फ्यूज तार की जो हम बात कर रहे हैं? किस तरह की धातु में? प्रतिरोध कम होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए, विशिष्ट घनत्व कम होना चाहिए, कि चालकता कम होना चाहिए? क्या इसमें सही है? तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसका गलनांक जो है कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। गलनांक कम होगा तभी तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो आसानी से वो गल के टूट जाएगा और हमारा विद्युत परिपथ को तोड़ने का काम करेगा। इसलिए उसका गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, कम होना चाहिए। और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए भाई? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाना जाता है। ठीक है, पहचाना जाता है मतलब एक फ्यूज तार को कैसे पहचानेंगे, क्या कारण से कि उसको फ्यूज तार रखेंगे, हम कैसा फ्यूज तार बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए हुए आपको बताना है कि सही है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। न्यूनतम प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, और निम्न प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। इससे पहले भी मैं समझा चुका कि कैसा बनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि उसका प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, हाई। ठीक है, और उसका गलनांक कितना होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। गलनांक निम्न और प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज का एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्यूज मतलब फिर से फ्यूज वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज तार की बात कर रहा है कि फ्यूज तार के बारे में क्या सही है। ये मेन स्विच के साथ समांतर क्रम में लगा होता है। ये मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोधकता अति उच्च होता है। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है, हमको बताना है। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए जो मेन स्विच के साथ समांतर क्रम में संयोजित होता है ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जो फ्यूज तार है उसको श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। जो मेन वायर है उसके साथ सीरीज में होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में होगा तभी तो भाई उसके साथ करंट जो है फ्लो होगा। ठीक है ना, भरपूर जितना करंट है उतना उसके अंदर से फ्लो होगा। ठीक है, तो इसको श्रेणी क्रम के अंदर रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। जो दूसरा, यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं का बना होता है, नहीं, ये भी गलत है। इसका गलनांक निम्न होना चाहिए। और चौथा क्या है? इसका प्रतिरोध अति उच्च होना चाहिए। यह हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए लेकिन अति उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा उच्च होने की जरूरत नहीं है। इसका गलनांक निम्न, उच्च ठीक है बट अति उच्च नहीं। ठीक है, गलनांक निम्न, ये इसका फिर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ये बस ये भी 3-4 क्वेश्चन में हमको यही समझ में आया कि फ्यूज तार क्या है कि जिसका गलनांक निम्न हो और प्रतिरोध क्या हो? उच्च होना चाहिए। ठीक है, और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। फिर से क्वेश्चन फ्यूज तार का ही आ रहा है इतना सारा, ठीक है। तो फ्यूज तार जो है किससे बनाई जाती है? टीन और निकल से, लेड और लोहे से, निकल और लेड की मिश्र धातु से, टीन और लेड की मिश्र धातु से, किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, बताया जाए। तो जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार लेड और टीन से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टीन और लेड के मिश्र धातु से बनाया जाता है। टीन को SN लिखा जाता है, लेड को PP, इन दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जो एक शोल्डर होगा, आपने सुना होगा शोल्डर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करना होता है दो तार को चिपकाने के लिए, तो वहाँ पर भी जो शोल्डर बनाया जाता है वो भी टीन और लेड से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। आपको इतना चीज़ भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? ठीक है, एक फ्यूज तार का क्या क्या गुण होना चाहिए आपको ये बताना है, ठीक है। मोटा तार, उच्च गलनांक, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए कम लंबाई, निम्न गलनांक और पतला तार नहीं। और देखिए इसमें से क्या होगा, उच्च गलनांक नहीं, उच्च गलनांक है तो ये गलत कर दो। निम्न गलनांक हो सकता है, अधिक लंबाई नहीं, छोटा तार होना चाहिए, अधिक लंबाई नहीं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबाई कम होना चाहिए, गलनांक भी निम्न होना चाहिए और तार क्या होना चाहिए, पतला तार होना चाहिए, ज़्यादा मोटे तार की जरूरत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, कमेंट में बताएं कि क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा टंगस्टन, ठीक है। जो विद्युत बल्ब होता है वो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। देखिए जो टंगस्टन होता है इसका जो इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है टंगस्टन, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टंगस्टन जो होता है इसका जो प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है इसका प्रतिरोध, और गलनांक भी, ठीक है। ये प्रतिरोध उच्च हो गया, और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये भी कैसा होता है, उच्च होता है, दोनों, ठीक है। तो जो जैसे कि ये बल्ब है, मैं एक बल्ब बनाता हूँ, ठीक है, एक ऐसा बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब में यहाँ पर ये वाला जो रिंग होता है ये क्या हो गया, ये टंगस्टन है, ठीक है। क्या है ये? टंगस्टन है, ठीक है। ये जो यहाँ पे तंतु लगा होता है उसको हम टंगस्टन का बना होता है। और इसके अंदर हालांकि जो नॉर्मल गैसेस होता है वो गैस को निकाल दिया जाता है, परंतु इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन गैस इसमें भर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो नाइट्रोजन का जो टंगस्टन का तंतु है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उसका ऑक्सीकरण ना हो जाए, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे बाकी गैसेस भरे होते हैं, जैसे नॉर्मल जो हवा है जो एटमॉस्फेयर वाला वो भरा तो उसको निकाल दिया जाता है, और साथ ही साथ उसके साथ नाइट्रोजन और ऑर्गन भर दिया जाता है, ठीक है। या फिर कुछ भी नहीं, यहाँ पे निर्वात भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से जो टेम्परेचर जो जनरेट होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जो जनरेट बहुत ज़्यादा हाई, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो इसका टेम्परेचर लगभग 2000 से 3000 तक पहुँच जाता है। कितना? 2000 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही कि ये टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर से फ्यूज, ठीक है भाई, कितना फ्यूज तार का क्वेश्चन ऐड हो गया है। एक फ्यूज सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, इसमें से चार में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है? संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर करने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, और विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस सर्किट में यदि प्रवाहित होने वाला अधिक विद्युत धारा होगा तो उसको रोकेगा, ठीक है, इसलिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का सिद्धांत है, मतलब जो फ्यूज तार जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिकी प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, या फिर विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, किस पर ये कार्य करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। इस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज आती है, ठीक है, जब बल्ब को, जो हमारा विद्युत बल्ब होता है उसको जब तोड़ा जाता है तो तेज आवाज आती है, क्या कारण है उसका? ठीक है, क्यों जो है आवाज आती है ये बताना हमको। तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज से प्रवेश करती है,
ठीक है, या फिर बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस भरी होती है, या बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, या बल्ब के अंदर गैस की अचानक प्रसारित हो जाती है, किस कारण? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल्ब के अंदर निर्वात में, क्योंकि अंदर में या तो निर्वात भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके अंदर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भरा होता है। तो जैसे ही उसको फोड़ा जाता है तो उसके अंदर हवा जो है तेजी से प्रवेश करता है, जिसके कारण एक ऐसी आवाज़ आती है। ठीक है, अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल हवा होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन सारी गैसेस होती हैं। तो जो हमारा टंगस्टन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो सकता है, उस पर जंग लग सकता है या आसानी से टूट जा सकता है, ठीक है, इसलिए उनको निकाल दिया जाता है, ताकि इसलिए कि टंगस्टन के तंतु उपचयन को रोकने के लिए। इसका सही आंसर है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या फिर कह लीजिए ऑक्सीकरण, ठीक है। तो टंगस्टन के तंतु को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ही क्या किया जाता है, उसके अंदर से हवा को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। और हमने क्या देखा कि जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है या फिर जो बल्ब जलता है, ठीक है, ये वाला हो गया बल्ब का जलना हो गया, या फिर फ्यूज तार वाला हमने देखा, वो सब हमने क्या देखा कि ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव का ये सब उदाहरण है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव का ही ये सब उदाहरण है। अब ये क्या होता है भाई, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जूल, ठीक है, उन्होंने कहा कि जब कोई तार है, मान लो कोई चालक है, तो जब भी उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो विद्युत का पूरा धारा जो है प्रवाह नहीं हो पाता, उसका कुछ जो है वेस्ट हो जाता है। यहाँ किस रूप में? हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करता है। जिस धातु का, जिस चालक का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वह इतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट ही शो करेगा। तो जैसे जो विद्युत का बल्ब है वो ग्लो करने लगता है, जलने लगता है, क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा उच्च होता है, इसीलिए उच्च प्रतिरोध ही रखा जाता है, ठीक है ना। उच्च प्रतिरोध के कारण क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाता है और गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है या फिर जूल का ऊष्मीय प्रभाव होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप। यहाँ पे मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। अब देखिए कोई उपकरण जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव शो करेगा। जैसे टीवी आप जितना देर तक चलाएंगे उतना ही ज़्यादा गर्म होने लगता है, मोबाइल चलाने की वजह से भी क्या होता है, वो गर्म होने लगता है। तो जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा वो गर्म शो करेगा। तो यहाँ पे जो हीट होता है, हीट का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, VIT। ये कैसे आता है मैं नहीं बताऊँगा, बस आप याद रखिएगा, H बराबर VIT। H हो गया हीट, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, I हो गया इलेक्ट्रिक करंट और T हो गया समय, ठीक है ना। अब जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इसीलिए इसको वर्क के बराबर, कार्य के बराबर भी रख सकते हैं, ठीक है, कार्य बराबर, क्योंकि हीट भी क्या है, एक तरह का ऊर्जा है, और वर्क भी क्या है, एक तरह का ऊर्जा ही है। तो W लिख लीजिए, H लिख लीजिए, सब क्या है, VIT ही होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि हमको पता है कि अब यहाँ से अगर V का फॉर्मूला हम रख दें, जैसे V बराबर क्या होता है, RI होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर इस V की जगह RI रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह अगर मैं RI रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा I² RT। तो ये भी एक हीट का फॉर्मूला हो गया, समझ में आया। या फिर हम I की जगह V/R रख देंगे तो H का फॉर्मूला एक और हो जाएगा भाई, V² T/R हो जाएगा। तो ये सब हीट निकालने का फॉर्मूला है। अगर विभवांतर, समय, प्रतिरोध ये सब दिया है तो हम यहाँ से हीट भी निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर हीट का बोलेगा तो हीट या ऊष्मा या फिर कार्य या फिर ऊर्जा, ये सब का जो मात्रक होता है जूल ही होता है, ठीक है ना। चाहे ऊष्मा हो, कार्य हो, ऊर्जा हो, इन सब का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इसको J से डिनोट करते हैं। इतना चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन, ये तो दोनों को कर चुके थे, इसका आंसर था ये और इसका आंसर था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के तंतु निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ठीक है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होता है या उच्च गलनांक होता है, किसके कारण ऐसा रखा जाता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर है उच्च गलनांक होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या गलनांक बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, और प्रतिरोध भी क्या होता है इसका, उच्च होता है। यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध बोला है, प्रतिरोध नहीं बोला, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका गलनांक उच्च होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रूम हीटर होता है या फिर हीटर होता है, उसके अंदर जो ऐसे तार लगे होते हैं, वो किसका तार लगे होते हैं भैया, नाइक्रोम के तार लगे होते हैं, इसका नाइक्रोम का। तो इसके अंदर निकिल और
क्रोमियम होता है। निकिल और क्रोमियम से ही मिला के क्या बना है, ये नाइक्रोम बना होता है। क्योंकि देखिए जो एक अकेले जो धातु होता है या चालक होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, परंतु एक से ज़्यादा धातुओं को मिला के जब वो मिश्र धातु बना दिया जाता है तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। इसीलिए जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादातर मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम भी क्या है, एक तरह का मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, बिल्कुल सही। और तीसरा, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। इसका बी और सी दोनों सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी मतलब डी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या याद रखना है कि जो नाइक्रोम की तार होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी उच्च होता है, साथ ही साथ वो लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है, इसलिए इन दोनों का यूज़ किया जाता है। जैसे अब आप बोलेंगे अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि एक हीटर है, ठीक है, और एक जो हमारा बल्ब होता है 10 रुपया वाला बल्ब जो येलो कलर का जलता है, और ये मान लो रेड कलर का जलने लगा, तो ये दोनों में किसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा? तो आप क्या मानेंगे इसका, क्या इस बल्ब का टेम्परेचर अधिक होगा कि हीटर का टेम्परेचर अधिक होगा? ज़्यादातर के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हीटर का टेम्परेचर, बट ऐसा नहीं है। जो बल्ब है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे ही किसी मिश्र धातु से या कोई चालक से करंट फ्लो होता है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो जब टेम्परेचर उसमें बढ़ता है तो सबसे पहले उसका कलर लाल होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या कलर होता है, लाल रंग होता है। लाल के बाद जो कलर हो जाता है नारंगी हो जाता है, नारंगी के बाद फिर पीला, पीला के बाद हरा, हरा के बाद नीला, नीला के बाद जामुनी, जामुनी के बाद बैंगनी, बैंगनी के बाद मतलब ये इस सीक्वेंस में रंगों का उत्सर्जन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसका कलर ऐसे चेंज होते जाएगा। तो जो हमारा बैंगनी रंग होगा कब होगा, जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो देखिए मैं क्या बताया कि हीटर का रेड कलर और जो बल्ब है उसका पीला कलर, ये देखिए, तो इसका पीला बाद में आया, मतलब इसका टेम्परेचर जो हमारा बल्ब होता है उसका अधिक होता है इसके कारण में। बाकी ये जो कलर है आपको पहचानने में बताएगा कि किसका टेम्परेचर अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका टेम्परेचर हीटर के टेम्परेचर से अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है। मतलब कौन कौन सा घर का ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को शो करता है, जो विद्युत को ऊष्मा में, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसे कौन कौन से डिवाइस है, कौन कौन से उपकरण है? तो इसका विद्युत हीटर, हाँ इसमें विद्युत देते हैं तो ऊष्मा प्रोड्यूस करके देता है, तो ये भी ठीक है। विद्युत का बल्ब भी, ट्यूबलाइट भी, और ये सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना इतना? देखिए ट्यूबलाइट के बारे में अगर जानेंगे तो ट्यूबलाइट जो है हमको पता है एक रॉड की तरह है। ये लगभग इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। इसका यहाँ वाले और ये वाले एंड पर भी क्या होता है, टंगस्टन लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल आई थिंक डब्ल्यू होता है, एक बार चेक करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टंगस्टन लगा दिया जाता है और बीच बीच में आर्गन और पारा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, पारा और ऑर्गन, इनका वाष्प भर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों टंगस्टन होते हैं, फिर एक तो चोक भी लगा होता है, चोक हो गया, और इसका स्टार्टर, ये सब जो है श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। क्या इसमें श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब या विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग किया जाता है, तो दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा का खपत हो रहा है, इस चीज़ को हमको समझते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के पहले थोड़ा सा हमको जो विद्युत शक्ति होता है उसके बारे में हमको जानना चाहिए। क्या? विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति या फिर इलेक्ट्रिक पावर। देखिए शक्ति का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, मतलब कार्य बटा या कार्य करने की दर, तो कार्य बटा समय क्या होता है भाई, शक्ति, ठीक है। कोई आदमी जितना ज़्यादा कार्य कर पाता है हम बोलेंगे उतना ही शक्ति, ठीक है। मतलब कम समय में अगर ज़्यादा कार्य करता है तो बोलेंगे उसकी शक्ति अधिक है, ठीक है। मतलब कार्य करने की शक्ति क्या होता है, क्षमता क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। या फिर पावर को हम पी से डिनोट करें, कार्य को डब्ल्यू से और समय को टी से, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा टी, इतना ही हो जाएगा। और जो पावर या जो शक्ति का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है वाट। वाट लगा देंगे, पूरा पावर लगा देंगे, ठीक है। तो पावर का जो यूनिट क्या होता है, वाट होता है, और इसको हम कैपिटल लेटर के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पावर क्या है भाई, पावर का मात्रक, जैसे ये वर्क है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, समझ में आया।
तो जो वाट होता है क्या होता है भाई, जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, या इसी को ऐसे लिख सकते हो जूल प्रति सेकेंड। ये जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। मतलब एक जूल प्रति सेकेंड को एक वाट कहते हैं। मान लो अगर कोई बल्ब है, एक सेकेंड में एक जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है या ऊर्जा खपत करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका पावर कितना है, 1 वाट होता है, ऐसे हम कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हमने क्या देखा कि P बराबर हो गया W/T। अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि हीट क्या होता है, तो H बराबर होता था VIT, पीछे जाके एक बार देख लेना आप। और मैंने बताया था कि जो हीट होता है वो वर्क के बराबर होगा, जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो H की जगह हम W भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस वर्क की जगह मैं VIT रख सकता हूँ। मतलब P बराबर हो जाएगा VIT/T, T और T कट जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, V/I। एक फॉर्मूला ये भी पावर का याद रख सकते हैं कि विभवांतर गुना जो धारा का प्रवाह, जितना धारा प्रवाहित हो रहा है वो दोनों का गुना क्या कहलाता है, पावर कहलाता है या शक्ति कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। अब इस P V की जगह फिर से आप ओम्स लॉ लगा लगा के आप फॉर्मूला और बना सकते हैं। जैसे P का वैल्यू अगर V की जगह फॉर्मूला रखेंगे तो I² R भी मिल जाता है, एक फॉर्मूला ये भी है। या फिर I की जगह V/R रखेंगे तो P का फॉर्मूला एक और आ जाता है V²/R। तो ये सब शक्ति का फॉर्मूला है, पावर का। ठीक है ना। अब देखिए अगर अब यहाँ से बोल दूँ कि W बताओ, वर्क बताओ, कितना जूल ऊर्जा खपत करेगा कोई डिवाइस, तो हम क्या करेंगे, ये W का मान निकालेंगे तो P/T हो जाएगा, P/T। ठीक है, ये पावर मतलब कितना वाट उसका पावर है, और समय का जब गुणा कर देंगे तो यहाँ से ऊर्जा पता चल जाएगा कितना ऊर्जा का खपत हुआ। और इसी के अकॉर्डिंग हम बाद में ये सब जो न्यूमेरिकल आएगा उसको हम करेंगे। ठीक है, अब चलिए अब इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। अब देखिए हम क्या बताएं कि अब जैसे वाट क्या था, पावर का यूनिट था। तो अगर आपसे पूछेगा कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो 10⁻³ वाट, 1000 वाट। अगर आपसे पूछ दे कि 1 मेगावाट में कितना पावर होता है, तो 10⁻6 वाट। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो याद रखिएगा 746 वाट। ये तीनों को याद रखिएगा, लास्ट वाला तो जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे घर में जब बिजली बिल आता है तो हम बोलते हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट आया है, तो ये 1 यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो हमारे घर में जितना भी बिजली जला वो 1 किलोवाट आवर के बराबर अगर जला, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 यूनिट बिजली का खपत हुआ है। समझ में आ रहा ना। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सब कुछ बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये किलोवाट हो गया पावर, और ये H क्या है, टाइम। जो अभी हम बताया था ना कि W बराबर क्या होता है, P/T। तो ये T क्या होगा, ये घंटा, और ये पावर क्या होगा, किलोवाट। बस तो इतना ही कर देंगे तो हमारा जो है ये सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन को करके बताते हैं कि 100 वाट का एक विद्युत लैंप है, मतलब एक बल्ब है जो 10 घंटा प्रयोग होता है। ठीक है, 10 घंटा, प्रतिदिन 10 घंटा प्रयोग होता है। तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होती है। तो देखिए ये जो W है ये ऊर्जा है भाई, जो जितना कार्य करेगा उतना खपत करेगा, तो ये वर्क जो है कार्य। अब यही चीज़ निकालना होता है हमको। ठीक है, तो देखिए पावर कितना दिया हमको, 100 वाट का दिया। वाट जहाँ पे दिया वो पावर है। ठीक है, तो इसके जगह हम लिख देंगे 100। और समय कितना है भाई, 10 घंटे। तो ये यहाँ पे लिख दिया 10। ये क्या था, वाट, और ये क्या था, घंटे में, तो वाट आवर। मतलब हमको यहाँ पे क्या मिला, 1000 वाट आवर। तो 1000 वाट आवर को हम कितना यूनिट बोलेंगे, यूनिट बोल पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये वाट आवर में है। इसको किलो में बदलने के लिए हमको 1000 से भाग देना होगा। तो जब 1000 को 1000 से भाग दे देंगे तो अब ये किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा। मतलब कितना हो गया भाई, 1 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट बिजली की खपत होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसको करते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन को कर दिया कि 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा। भाई देखिए सेम क्वेश्चन ही तो है, 100 वाट और 10 घंटे, यूनिट में निकालेंगे तो हमको 1 यूनिट ही मिलेगा। और 1 यूनिट का खर्चा कितना दिया भाई, 5 रुपया, मतलब 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि जो हमने क्या देखा कि 1 यूनिट किसको कहते हैं, 1 किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट में या 1 किलो वाट आवर में ये क्वेश्चन पूछा गया 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड ये ऊर्जा होता है। ठीक है, वाट सेकेंड को जूल भी कहते हैं, याद रखिएगा। वाट सेकेंड क्या है, जूल, वही तो था। देखिए ना, ये क्या है, वाट, ये वर्क था, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। ये वाट और सेकेंड, तो ठीक है, वाट सेकेंड को ही हम जूल कहते हैं। मतलब क्या, 3.6 × 10⁶ जूल। 1 यूनिट में या 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि किलो वाट घंटा या फिर किलो वाट आवर किसका इकाई है भाई? विभवांतर का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, या फिर विद्युत विभव का, किसका है? हमको ये बताना है। ठीक है, बताइए कि जो किलो वाट आवर है किसका यूनिट है? तो ये विद्युत ऊर्जा का है। याद करिए, W बराबर क्या बताया था? किलो P इंटू टी। तो ये पावर हो गया किलो वाट, और ये क्या हो गया वाट? किलो वाट आवर क्या होगा? ये क्या था? ये विद्युत ऊर्जा ही तो था। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा इसका सही आंसर है। किलो वाट आवर किसका है? विद्युत शक्ति का नहीं मार देना भाई, पावर का यूनिट वाट होता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? क्या मापन? तो इसका वाटेज, वाट्स। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, वाट हो गया। वाट मेजर करते हैं ना भाई कि कितना पावर है उसका। ठीक है, वाट पर आधारित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का एक बिजली बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो अभी तो इसको निकाल दे भाई, एक इकाई तो होगा 100 वाट और 10 घंटे, तो गुणा करेंगे तो 1000 वाट आवर। किलो आवर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो 1 किलो वाट आवर हो जाएगा, मतलब एक इकाई। ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक तो आप जानते होंगे, जैसे बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, यहाँ पे क्योंकि जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो बहुत सारा चार्ज जो है इस बिल्डिंग को ना डैमेज कर सकता है। ठीक है, आवेशित, ठीक है, आवेश जो है इसको डैमेज कर सकता है। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए इसमें तांबे की एक रॉड को यहाँ से लगाते हुए इसको अर्थ को ट्रांसफर कर दिया जाता है, अर्थिंग को कर दिया जाता है। क्यों? ताकि जब भी इसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो यहाँ से ये अर्थ को चला जाए और ये हमारा जो बिल्डिंग है सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो जो तड़ित चालक है इसको लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर की जो खोज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यहाँ पे क्या याद रखना कि किसका तार? तांबे का। लोहे का भी कई बार से यूज़ किया जाता है, लेकिन तांबे ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबा का, इस्पात का, इसका आंसर है तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ठीक है, पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित रहता है? मतलब कितना टेम्परेचर का उसमें लिखा रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6500 केल्विन। ये सब फैक्चुअल बातें हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का जो शुष्क सूखा हुआ अगर मान लो शरीर मनुष्य का ड्राई है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? वो भी तो, क्योंकि प्रतिरोध तो भाई हर चीज़ का होता है, हमारे बॉडी का भी प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसका जो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है 10⁶ ओम। हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना होता है, 10 लाख ओम टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसीलिए जब शॉक लगेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर इतना ज़्यादा, प्रतिरोध इतना ज़्यादा है तो क्या करेगा? पूरे इलेक्ट्रिसिटी को शॉक में बदल देगा, मतलब हीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाँ, बाकी ठीक है, इतना इतना याद रखना है कि 10⁶ ओम होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा। इसका सही आंसर आपको पता होगा, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का यूज़ कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर के अंदर किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका किया जाता है। और वहीं पे क्या किया जाता है? यूरेनियम, यहाँ पे यूरेनियम 235 यूज़ कर सकते हैं। यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है और उससे विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि माइका, जिसको हम अभ्रक भी कहते हैं, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक कैसा होता है? उष्मा विद्युत दोनों का कुचालक, उष्मा विद्युत दोनों का चालक, उष्मा कुचालक, विद्युत का चालक, क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट में बताएं। इसका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए है, उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। हीट का थोड़ा बहुत हो सकता है, बट विद्युत का तो पूरी तरीके से कुचालक होता है। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जो हमारा प्रेस होता है, स्त्री होता है आयरन वाला, ठीक है, आयरन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्यतः ताप कितना होता है? कितना टेम्परेचर होता है? इसका कई जगह अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है। कई जगह आपको 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा। एक जगह मैं देखा हूँ इसको कि 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस भी। ठीक है, तो आप ध्यान देखिएगा कि 3000, इस क्वेश्चन के लिए 3000 से इतना लिया हुआ, तो आप मोटा माटी आप लेके चल सकते हैं 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस इतना लेके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, यहाँ पे शक्ति। ठीक है,
ये टी जो है शक्ति, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज मेजर करने के क्या यूज़ करते हैं, वोल्टेज के लिए जो मात्रक था वोल्ट था, ठीक है। विद्युत धारा के लिए क्या है, एम्पियर है, ठीक है। इसका हमारा आंसर सही होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम, और शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक क्या है, वाट, याद रहेगा। अब देखिए जो वोल्ट होता है, ये वोल्टेज होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए या विभवांतर कह लीजिए, सब उसका मात्रक वोल्ट हो गया। इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है इसको जो सर्किट होता है उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना है, सर्किट के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो विद्युत धारा होता है उसका मात्रक तो एम्पियर है, लेकिन विद्युत धारा को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज़ किया जाता है, अमीटर, ठीक है। और इस अमीटर को सर्किट में परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक चीज़ और क्या बताया था कि जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होगा इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए भाई, अनंत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एक अमीटर है इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लगभग 0 ओम के बराबर होना चाहिए। इतना सारा चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। तो जैसे एक सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है पृथ्वी से, ठीक है, तो क्योंकि ये तो पृथ्वी के चारों ऐसे चक्कर लगा रहा होता है, तो अब यहाँ से उस सैटेलाइट तक कोई तार तो भेजा गया है नहीं भाई विद्युत धारा देने के लिए, तो कहाँ से उसको विद्युत धारा मिलता है, तो इस पर सौर सेल्स लगे होते हैं, ठीक है, सौर सेल लगा होता है। ये सौर सेल ही क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जैसे अब देखिए ये रिचार्जेबल हो सकता है, क्योंकि हमेशा तो सूरज इसके ऊपर पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, जब सनलाइट पड़ेगा तो वहाँ पे विद्युत उत्पन्न होगा और उसको स्टोर कर लेगा, संचायक टाइप का होगा। फिर जब नहीं पड़ेगा तो उसका यूज़ कर रहा होगा, ऐसे मतलब सौर सेल का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर करने के लिए रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग बदल देगा, मतलब उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो वहाँ पे कुछ यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य होने लगेगा, जैसे पंखा, ठीक है। जब पंखा में इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्विच ऑन करते हैं तो पंखा क्या होता है, घूमने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही वो विद्युत ऊर्जा किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर क्या होगा, क्योंकि फैन के अंदर विद्युत मोटर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। तो जैसे ही विद्युत मोटर घूमने लगता है तो उस विद्युत ऊर्जा क्या हो रहा है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो को हम जनरेटर कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनित्र भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जनित्र भी कहते हैं। ये डायनेमो होता है, ये क्या करता है, ये जस्ट इसका उल्टा है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जो डायनेमो होता है, डायनेमो को क्या बोल दिया, जनरेटर, या क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, याद रखना है। ट्रांसफार्मर तो पता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये विद्युत धारा को ऊपर नीचे करना, मतलब वोल्टेज को, ठीक है, जो वोल्टेज होता है इसका वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। जैसे दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन, ठीक है। ये कभी कभी वोल्टेज को बढ़ाने में भी काम करता है, कभी कभी वोल्टेज को घटाने के लिए। पहले टीवी को चलाने के लिए एक स्टेबलाइजर आता था, वो भी एक तरह का छोटा ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है, जो वोल्टेज की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकता था, ठीक है। और इंडक्टर तो ये जानते हैं, चलो ये अभी ज़्यादा हो जाएगा समझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत किया जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण, उत्स्वेदन, श्वसन या इलेक्ट्रोलिसिस। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जो हम वो देख रहे थे, सेल्स देख रहे थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, उस सब में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप में चिप किसकी बनी होती है, ठीक है ना, मतलब सेमीकंडक्टर जो चिप होते हैं किसके बने होते हैं, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, यहाँ पे लिख लीजिए आप एल्यूमिनियम, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है एल्यूमिनियम है, तो क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन चिप का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, एकीकृत परिपथ के इंटीग्रेटेड सर्किट ना, ये आईसी चिप जो होता है ना, आईसी चिप जो कंप्यूटर वगैरह में लगे होंगे, स्मार्टफोन्स में लगे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सिलिकॉन का चिप लगा होता है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि 3 पिन
बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन से, या किससे? ठीक है, जो 3 पिन वाला जो हमारा वो स्विच आता है, मतलब प्लग आता है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वाला लंबा वाला जो पिन है ये वाला मान लो, तो ये तो लाइव वाला हो गया जीवित। ये उदासीन, ये वाला किसके साथ? वो आधार सिरे के साथ जुड़ा है, मतलब अर्थिंग वाला है ये, ठीक है, आधार सिरा से, ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, मतलब एक बल्ब जो है दूसरे से अधिक, मतलब एक बल्ब है ऐसा, ये अधिक प्रकाश दे रहा है और जो दूसरा है वो कम दे रहा है, ठीक है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो देखिए, जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा? प्रकाश देगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों बल्ब में हम अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, ये आंसर सही होगा। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है और जिसमें कम है उसमें कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है? मैं पहले भी बता चुका था कि 1 यूनिट बोल लीजिए या फिर 1 किलोवाट आवर बोल लीजिए, इसमें कितना 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या फिर जूल को ही हम लिख सकते हैं वाट सेकेंड, इतना होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप में जो चोक का प्रयोजन क्या है? मतलब चोक क्यों, जो ट्यूबलाइट वगैरह होते हैं ना, ट्यूबलाइट में चोक लगाने का क्या फ़ायदा होता है, किस लिए लगा? करंट के प्रवाह को कम करना, करंट के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोधकता को कम करना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना, किस लिए लगाया जाता है हमको ये बताना, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो काम होता है प्रतिरोधकता को कम करना, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध कम करेंगे तो उससे विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होगा और अधिक मात्रा में प्रवाहित होगा तो जो टंगस्टन उसमें लगे होंगे वो अधिक मात्रा में ग्लो करेगा और अच्छे से जलेगा, ठीक है। तो जो चोक होता है वो प्रतिरोध कम करने का कार्य करता है, ठीक है ना। और बाकी ट्यूबलाइट के बारे में पहले मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? किससे स्वतंत्र होता है मतलब किस चीज़ का? ये 4 में से कौन ऐसा चीज़ है जिसका प्रभाव प्रतिरोध पर नहीं पड़ता? तो तापमान बिल्कुल पड़ता है, ठीक है, तापमान बढ़ाने के साथ प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है, सॉरी प्रतिरोध बढ़ जाता है। और लेकिन मैं बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं उसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। दूसरा, दाब का भी असर होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी होता है दाब का, ये वाला जो इसका सही आंसर है, क्योंकि दैर्घ्य का, ठीक है, लेंथ बोल लो, दैर्घ्य नहीं लेंथ ना, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? एक मिनट। तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस आर, हमने पीछे देखा ही था कि जो रेजिस्टेंस होता है उससे तापमान पर प्रभाव पड़ता है, तापमान पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर दाब होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। दैर्घ्य का मतलब होता है लंबाई, ठीक है, याद रखना है। दैर्घ्य का मतलब क्या होता है? लंबाई, और लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि ज़्यादा लंबाई करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, कम लंबाई होने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये इसका प्रभाव पड़ता है, इसका पड़ता है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ए हम देख रहे थे, क्योंकि फॉर्मूला याद करिए, आर बराबर क्या था? रो एल बाई ए। ये लंबाई पर डिपेंड करता है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? मतलब अगर कोई पदार्थ है जिसका प्रतिरोध एकदम शून्य है, प्रतिरोध अगर शून्य होगा तो उसकी चालकता बहुत ही ज़्यादा होगा, अति चालक होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अति चालक, क्योंकि अति चालक जो होते हैं सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, सुपर कंडक्टर्स का प्रतिरोध कैसा होता है? 0 होता है लगभग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोध का तार, प्रतिरोधक तार का लंबा किया जाए तो उसका क्या प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? तो जैसे आर बराबर क्या था? रो एल बाई ए। ये जो प्रतिरोध का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती क्या है? लंबाई, मतलब अगर लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यहाँ पे लंबा कर रहे हो तो प्रतिरोध क्या करेगा भाई? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा भरा रहता है, अधिक दाब पर पारा, नियॉन और पारा, इनमें से कोई नहीं, कौन सा इसमें भरा रहता है? ठीक है, तो इसका नियॉन तो नहीं, क्योंकि मैं बताया था जो मरकरी लैंप होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या भरा होता है? कम दाब पर पारा भरा होता है, ठीक है। पारा और ऑर्गन का गैस भरा होता था, वाष्प, तो इसका आंसर क्या है? कम दाब पर पारा भरा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, और यहाँ पे रेक्टिफायर दिया हुआ है।
रेक्टिफायर, डिस्टकारी, ये इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, ये ऑप्शन में क्या है? रेक्टिफायर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? रेगुलेटर। रेगुलेटर का यूज़ करके जो बिजली का पंखा होता है उसका गति को स्लो या फिर स्पीड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एमसीबी, ठीक है, जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है उसका क्या काम है? एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट बोर्ड। याद रखना, एक पूछा गया है मिनिएचर सर्किट बोर्ड। मिनिएचर सर्किट बोर्ड में एक तरह का फ्यूज तार की तरह ही है, फ्यूज वायर की तरह ही है, जो लघु पतन, शॉर्ट सर्किट से बचाने का कार्य करता है। ठीक है ना? तो जब भी विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रभाव होने लगता है तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण क्या करता है? गर्म होने के कारण वो धारा का तापन प्रभाव को शो करते हुए क्या करता है? वो शॉर्ट सर्किट करना, मतलब वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है, जो सर्किट है उसको इनकम्प्लीट कर देता है, जिससे आगे करंट फ्लो हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसका क्या कार्य हो जाएगा? एमसीबी लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। ठीक है, मतलब विद्युत सप्लाई को ये काट देता है। तो किस बेसिस पे काम करता है? धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, या धारा का तापन प्रभाव, किस पे कार्य करता है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है ये धारा के तापन प्रभाव, फिर उष्मीय प्रभाव पर उष्मीय प्रभाव। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट, ठीक है, ये बताना है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर। तो मैं शुरुआत में जब विभव पढ़ा रहा था वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो याद होगा V बराबर Q बटा T कर रहे थे। ये क्या था? Q क्या है? ये था हमारा चार्ज। चार्ज मतलब क्या? चार्ज मतलब क्या? कूलॉम। चार्ज का मतलब कूलॉम, और ये हो गया सेकेंड। कूलॉम पर सेकेंड को 1 वाट कह सकते थे। ठीक है, या फिर देख लीजिए दूसरा, हम देख लेते हैं कुछ, यहाँ से तो नहीं बन रहा है। अगर हम ये फॉर्मूला में जाएं, P बराबर क्या था? W बटा I, ऐसी कुछ था, या फिर P बराबर VI था, ऐसा कुछ था। ठीक है, हमारे पास क्या क्या यहाँ पे भाई? जूल है, 1 न्यूटन कूलॉम है, जूल पर न्यूटन है, और जूल पर कूलॉम है। ये क्या होगा? इसमें हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। तो जो पीछे फॉर्मूला बताया हूँ उसी का यूज़ करके बनाना है हमको। तो ये है, यहाँ पे देखिए कैसे करना होगा। ये हमको पता है P बराबर W बटा I होता है, या P बराबर VI। चलिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए एक फॉर्मूला में बताया था क्या? हीटिंग इफेक्ट वाला, W बराबर H बराबर VIT था, या फिर ये कह लीजिए कि W बराबर VIT, ऐसा कुछ। अब देखिए जो हमें शुरुआत में बताया था कि जो करंट I होता है वो क्या होता है? Q बटा T होता है। इस V की जगह मैं Q बटा अगर T रखूँ तो हमको क्या मिलेगा? W बराबर V इंटू आई की जगह Q बटा T, और एक तो T पहले से, तो ये और ये कट जाएगा। मतलब क्या मिलेगा? W बराबर V इंटू क्यू। हमको 1 वोल्ट का मात्रक बताना है कि क्या होगा, तो ये V वोल्ट है, Q नीचे चला जाएगा, मतलब Q बराबर V बराबर W बटा Q। और W क्या है? हीट बोल लीजिए, या वर्क बोल लीजिए, या ऊर्जा बोल लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? जूल। ठीक, और नीचे में क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। मतलब जूल पर कूलॉम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब साबुन का बुलबुला को आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? जब साबुन के जो कोई बुलबुला है उसको अगर चार्ज किया जाएगा तो क्या होगा? तो वो क्या करता है? फैलता है। ठीक है, क्या होता है? फैलता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि डायनेमो एक ऐसा मशीन है जिसका क्या काम होता है? डायनेमो मतलब जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, कोई हम क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। इसी को क्या बताया था कि विद्युत जनित्र कहा जाता है। ठीक है ना? तो वो क्या कार्य करता है? विद्युत जनित्र का क्या कार्य होता है? उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, या फिर निम्न वोल्ट को उच्च में परिवर्तित करना, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में चलेंगे तो क्या होगा? एक टरबाइन लगा होता है, इस टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरता है तो ये घूमने लगता है। ये घूम रहा है, घूमने की वजह से मतलब इसमें यांत्रिक ऊर्जा हुआ, और यहाँ पे डायनेमो लगा होता है। जब ये घूमता है तो डायनेमो के पार्ट्स घूमते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? ये क्या कि जो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारावाही चालक किस संबंधित है? एक धारावाही चालक किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या स्थिर विद्युत क्षेत्र, किससे संबंधित है? तो इसका जो सही अंत है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो धारावाही चालक होता है वो स्थिर विद्युत नहीं,
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? विद्युत प्रतिरोध को मापने का काम कौन करेगा? एमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तो इसका आंसर ओम मीटर होगा। और वोल्ट मीटर तो ये वोल्ट को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। और मीटर तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। पोटेंशियल मीटर को पोटेंशियो, ठीक है, ये पता नहीं, ठीक है, इतना हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा टेस्ट। मॉर्निंग का टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद है आपको वहाँ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। और ये था अभी का टेस्ट। तो इस प्रकार टोटल हमने लगभग 70 से 71 क्वेश्चन किया दोनों टाइम को मिला के। तो सुबह में किसका कितना सही हुआ था वो कमेंट करके बताएंगे, वो तो मॉर्निंग वाले में बताए होंगे। और जो अभी किसका कितना सही हुआ वो बताना है, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपका बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को करते करते हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अगर पढ़ते हैं हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है। तो ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मैं आपका जो चैप्टर्स होंगे साइंस के या बाकी भी सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये भी फिर से लेंदी होते जा रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट। आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।